आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विजय यादव कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित चौथा अध्याय, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को धातु के बारे में बताया गया था, धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और फिर धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में समझाया गया था। अब आपका अगला टॉपिक आता है अधातु। अब हमें इस टॉपिक में कह सकते हैं, फिर इस वीडियो में जो है अधातुओं के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा या डिफिनेशन के तौर पे अगर बात करें नॉन मेटल की, तो बताया जाता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। आप धातु की परिभाषा को एक बार फिर से ध्यान दीजिए, तो उसमें बताया गया था कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं, अर्थात वो धन विद्युतीय होते हैं। लेकिन सेम इसकी परिभाषा ये उल्टी है। वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते थे, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें अधातु कहते हैं, या फिर ऐसे तत्व जो ऋण विद्युतीय होते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। तो आप देखिए, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमीन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी द्रव अधातु है। प्रकृति में पाए जाने वाले, आपको बता दें हम, दो ही तत्व जो मूलतः द्रव में पाए जाते हैं। एक पारा जो होता है वो द्रव धातु होता है, और एक ब्रोमीन जो होती है वो द्रव अधातु होती है। अभी तक ज्ञात तत्वों में यही दो कह सकते हैं सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी ठोस होते हैं वो सब गैसीय और कह सकते हैं आप ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जितनी धातुएं होती हैं अधिकतर गैसीय अवस्था में ही पाई जाती हैं, ब्रोमीन को छोड़कर। अब फिर हम बात करें उसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग में, जिसमें क्लोरीन अगर आप ध्यान देंगे तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। इसका पूर्ण क्रमांक 17 होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर इसके पास 2 8 8 यानी 18 हो जाए तो इसका अष्टक पूरा अपने आप हो जाता है, यानी 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जैसा कि आप लोग 9th में समझे होंगे। तो इसमें आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, ओनली सिंगल पीस, और वह अपने आप Cl- चार्ज हो जाएगा। ऐसे आप नाइट्रोजन को आप ध्यान देंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कितने इलेक्ट्रॉन को? 3 इलेक्ट्रॉन को, और इसके ऊपर जो है ट्रिपल- चार्ज रखता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ठीक है, इसके पास डबल- चार्ज होता है। ब्रोमीन एक ओनली वन सिंगल पीस ले सकता है, इसलिए Br नेगेटिव चार्ज। फिर ऐसे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन एक आयोडीन भी ले सकता है, तो I- चार्ज। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि अधातु प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं पर ऋणायन बनाने का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है, और ये जितने तत्व हैं वे सब के सब इसके उदाहरण हैं। अब फिर हम बात करेंगे अधातुओं के भौतिक गुण की, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। यहां पर आइए आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब हम बात करेंगे अधातुओं के भौतिक गुण पे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अधातु, चूंकि थोड़ा सा कंपैरिजन हम धातुओं से लेकर अधातुओं के भौतिक गुण बताएंगे, तो धातुओं में बताया गया था कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधात्विक तत्व जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की विशेष चमक नहीं पाई जाती है। इनकी सतह अधिकतर जो होती है वो मलिन होती है, ठीक है। अब हम बात करें दूसरे अगर भौतिक गुण की, तो उसमें बताया गया है कि यह वैद्युत और ऊष्मा दोनों के कुचालक होते हैं, जबकि धातुओं में आपको क्या बताया गया था, ये वैद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। तो हम यहाँ पर अधातुओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है, और दूसरा ये है कि ये वैद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं।
फिर तीसरे अगर क्वालिटी की बात करें तो इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, अर्थात इनको पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। लेकिन धातुओं में क्या था, उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता था, अर्थात वो पीटने पर चादरों के रूप में फैलती थी। फिर इसमें आतन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब इसमें तार खींचने जैसा गुण आप किसी भी गैसीय स्टेज में पाया जाने वाला कोई भी तत्व रहेगा उसमें आप तार खींचने का गुण यानी तन्यता का गुण विकसित नहीं कर सकते हैं। फिर और आप देखेंगे अधिकांशतः धातुएं जो होती हैं, ठीक है, सल्फर और फास्फोरस को छोड़ दीजिए चूंकि ये सब मृदु होती हैं ये दोनों, और इसके अतिरिक्त जितने भी अधिकतर सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो सब के सब जो होती हैं कठोर या फिर कह सकते हैं आप गैस स्टेज में पाई जाती हैं। और फिर बताया जाता है कि इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो धातुओं की अपेक्षा कम होता है, जबकि धातुओं का गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है और अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो निम्न स्तर का होता है। फिर इसके बाद धातुओं में कह सकते हैं आप कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, विशेष चमक उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार से ये आपके अधात्विक तत्वों के आपके भौतिक गुण हैं। पहले कौन कौन से हैं अगर आप ध्यान देंगे, कोई विशेष चमक नहीं पाई जाएगी, इसमें आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है, इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो बहुत निम्न स्तर के होते हैं। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो इसमें कोई विशेष प्रकार की ध्वनि भी उत्पन्न नहीं की है। भाई आप लकड़ी और या फिर कह सकते हैं आप इस कंडीशन पे अगर आप विशेष ध्वनि कोई लड़ाना चाहेंगे तो ऐसी कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन विशेष ध्वनि कोई उत्पन्न नहीं थी, जैसा कि आपने सुना है, अभी देखेंगे आप लकड़ी को या फिर कह सकते हैं आप प्लास्टिक को आप लड़ा के देखेंगे तो कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन अगर आप वही चीज हमने कहा लोहे को आप लड़ा के देखेंगे तो कोई टंकार ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि धात्विक गुण होता है, इसलिए धात्विक गुणों में कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अब बात आती है अधातुओं के रासायनिक गुण, आप कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल तो खत्म है, केमिकल के बारे में लेंगे। CHEMI, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो सबसे पहले आपको हम बता दें अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। हम आपको बताए थे धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अधातु जो होते हैं वो अगर कह सकते हैं आप ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, ठीक है, सामान्य ताप पर तो ये जो होते हैं वो अपने आप अम्लीय या फिर कह सकते हैं आप उदासीन होते हैं, लेकिन ये भी कुछ ऑक्साइड रूप में, जैसे कार्बन है अगर वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है देखेंगे C+O2, तो यहां पर आप देखिए पाएंगे CO2 गैस। अगर लेकिन सामान्यतः सभी धातुओं के लिए ये चीज लागू नहीं होती है। कुछ धातुएं ऐसी हो सकती हैं, अगर कुछ धातुएं ऐसी हो सकती हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी। अगर आप देखेंगे फिर धातुओं की जल से अपक्रिया, दूसरा जो रिएक्शन है, तो बताया जाता है कि अधातु जल से किसी भी प्रकार की कोई अपक्रिया नहीं करते हैं, सामान्य ताप पर एकदम नहीं। अधातुएं सामान्यतः जल से किसी भी प्रकार की रासायनिक अपक्रिया नहीं दर्शाती हैं। फिर अगर आप ध्यान देंगे तो बताया जाता है कि अधातु की क्लोरीन से अपक्रिया, तो उसमें बस केवल वही है कि PCl3। अगर आप ध्यान देंगे फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो ज्वलनशील है, जो क्लोरीन से अपक्रिया कर सकता है। तो अगर क्लोरीन से अपक्रिया धातुओं की बात करेंगे तो P और Cl2, आप देखेंगे जो बनेगा क्या PCl3। यहाँ पर देखिए Cl3 है, यहाँ पर क्या है Cl2 है, तो आप देखेंगे इसके आगे लिखेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको 2 करना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा। ये P फास्फोरस है जो कि एक प्रकार का ज्वलनशील कह सकते हैं आप अधात्विक तत्व है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें इस प्रकार से इतनी इसकी भी रासायनिक कह सकते हैं आप जो गुण है वो समाप्त होता है धातुओं का। केवल वह सामान्य ताप पर कह सकते हैं आप कार्बन है वो ऑक्सीजन से संयोजित हो जाता है। और फिर इसके बाद बताया जल से कोई अपक्रिया नहीं होती है। क्लोरीन से ही एक PCl कह सकते हैं आप, क्लोरीन से एक फास्फोरस तत्व जो है वो अपक्रिया करता है। इस प्रकार से आपके ये धातुओं के रासायनिक गुण समाप्त होते हैं। अब बात आती है उपधातु क्या होते हैं।
जिसको आप कह सकते हैं मेटलॉयड क्या होते हैं। तो प्रकृति में कुछ तत्व तो ऐसे भी पाए जाते हैं जो धातु और अधातु दोनों गुण को अपने साथ रखते हैं, अर्थात उसमें धात्विक गुण भी पाए जाते हैं, अधात्विक गुण भी पाए जाते हैं। बात करेंगे क्या, उपधातु। और इसके से मेटलॉयड है METALLOID, मेटलॉयड। तो हमने परिभाषा बताई है कि प्रकृति में कुछ तत्व तो ऐसे पाए जाते हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। इन तत्वों को उपधातु कहा जाता है, मेटलॉयड कहा जाता है। इसके अंतर्गत अगर आप ध्यान देंगे तो Sp यानी आप एंटीमनी, आर्सेनिक, As आर्सेनिक, और फिर आप अगर एक और देखेंगे आप जर्मेनियम, Je, वो भी है जर्मेनियम। ये तीन तत्व जो होते हैं वो उपधातु के अंतर्गत आते हैं। अब फिर इसके बाद आता है एक चीज, मिश्र धातु क्या होती है, जिसको आप एलॉय कह सकते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु मिश्र धातु के बारे में अगर हम बात करेंगे, बताया जाता है कि जब गलित अवस्था में जब दो धातुओं को अथवा धातु एवं अधातुओं को मिश्रित करके समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा, गलित अवस्था में जब दो धातुओं को अथवा धातु एवं अधातुओं को मिश्रित करके एक समांगी मिश्रण प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार से जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल है, कांसा है, फिर इसके बाद अगर आप आएंगे गन मेटल है, जर्मन सिल्वर है जिसको आप रोल गोल्ड भी कहते हैं, फिर कांस्टेंसन है, फिर इसके बाद अगर आप देखें बेल मेटल है यानी जो रिंग धातुओं की अवक्रिया होती है उसमें कुछ कॉपर की मात्रा होती है, कुछ टिन की मात्रा होती है, कुछ जिंक की मात्रा होती है, निकल की मात्राएं होती हैं। तो ये अलग अलग अनुपातों में मिलाकर जो है मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है। और मिश्र धातुओं का अगर कह सकते हैं आप बनाने का जो उद्देश्य होता है तो उसमें बताया जाता है कि धातुओं के संक्षारण की मात्रा कम करने के लिए मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, धातुओं की मजबूती और कठोरता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर कह सकते हैं आप धातुओं के गलनांक को घटाने के लिए भी मिश्र धातुएं विनिर्मित की जाती हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।